लेकिन अभी जो खबरें जगह जगह से आ रही हैं, जैसे कहीं पर ईवीएम खराब होने की खबर है, कहीं पर दिक्कत आई कि वोटिंग नहीं हो पा रही है। अभी अभी कन्नौज में समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि वहां पर वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, बीजेपी पर यह आरोप लगाया गया है। तो इस तरीके की खबरें आ रही हैं और इसके साथ ही तमाम बड़े चेहरे हैं जिन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इसी बीच में कुछ और रिएक्शंस, प्रतिक्रिया आएंगी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल वोटिंग चल रही है। सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग अब तक जारी है। 9:30 बज चुके हैं, 2.5 घंटे का वक्त इस वक्त हो चुका है और इससे पहले आपने वो एक्सक्लूसिव बातचीत भी सुनी है। बड़ी खबर जल्दी से आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी पटना साहिब गुरुद्वारा के लिए रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री का आज का ये कार्यक्रम था। कल आपने देखा प्रधानमंत्री ने रोड शो किया, नीतीश कुमार उनके साथ मौजूद रहे। आज उनका दूसरा दिन है और आज भी प्रधानमंत्री 3 जगह रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। फिर वो शाम को पहुंच जाएंगे काशी। काशी में आज प्रधानमंत्री रहेंगे, रोड शो उनका होगा, वहां पर भी भव्य तैयारियां की जा रही हैं। बीजेपी के तमाम दिग्गज वहां पर मौजूद रहेंगे। लेकिन पटना साहिब गुरुद्वारा के लिए प्रधानमंत्री फिलहाल हो चुके हैं रवाना और इसके साथ ही हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और इसके साथ ही छपरा में करेंगे जनसभा प्रधानमंत्री मोदी। जिन 3 रैलियों का, जनसभाओं का मैंने जिक्र किया, ये आज का कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी का है और अभी फिलहाल गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, जिसके लिए वो रवाना हो चुके हैं। और आज दिन भर व्यस्त कार्यक्रम रहेगा प्रधानमंत्री का। पहुंचेंगे काशी भी, वहां पर रोड शो करेंगे और कल भी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बनारस में रहने वाला है, काशी में रहने वाला है। काशी, जहां से चुनावी मैदान में प्रधानमंत्री हैं, आज शाम को वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले पटना में रैलियों को संबोधित करते हुए और उससे पहले पटना साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेकते हुए प्रधानमंत्री नजर आने वाले हैं। और आइए वापस चर्चा की तरफ लौटते हैं। अजय कुमार भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, भारत 24 के कंसल्टिंग एडिटर हैं। अजय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। ज़ेबा खान से मैं प्रतिक्रिया ले चुकी हूं, लेकिन एक जल्दी से तारिक खान आपसे प्रतिक्रिया लेते हुए और उसके बाद अजय सर, राहुल लाल जी आपके पास आऊंगी, बेलारी साहब आपके पास भी। तारिक खान, उत्तर प्रदेश की सीटें और लगातार उत्तर प्रदेश में जिस MY फैक्टर को साधने की कोशिश समाजवादी पार्टी करती हुई नजर आ रही है, उसी में से Y फैक्टर को साधने की जुगत में बीजेपी ने भी तमाम कोशिशें की हैं, कई चेहरों के साथ, कई सम्मेलनों के साथ। लेकिन आज जिस सीट पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो कन्नौज की है। अब कन्नौज में आपने अचानक से ये आरोप लगा दिया कि भाई वोट ही नहीं डालने दिया जा रहा है। मतलब एक तो नाम किसका, उसमें देरी, अब नाम आया तो वोटिंग शुरू हुई तो अब वोट नहीं डालने दे रहे हैं। डालने में समस्या या बाधा पैदा की जाएगी तो उस बात को कहाँ रखा जाएगा, मीडिया के सामने ही रखा जाएगा। और बीजेपी ने कहा कि जातियां है ही नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जाति हैं, गरीब, किसान, मजदूर और महिला। तो ये लोग क्यों जातियों की बात कर रहे हैं? उनका तो बिलीव नहीं है ना जातियों में। प्रधानमंत्री ने खुद ही कहा कि मैं नहीं मानता कोई जातियां हैं। जब जातियों को आप मानते नहीं है तो आपसे क्या मतलब कि कोई यादव है या कोई क्या है। हम मानते हैं कि इसीलिए हमने जातियों का अस्तित्व हिंदुस्तान में है। इसी बेस पर हमने जातिगत जनगणना की मांग की। इसी बेस पर हमने ये भी मांग की कि जो दबे कुचले लोग हैं उनको आरक्षण में, प्राविधानों में जब जातिगत जनगणना होगी तो उनको नए सिरे से नए प्राविधान कर और अपनी जो पॉलिसीज हैं उसमें चेंजेस कर वो फायदा पहुंचाए। लेकिन प्रधानमंत्री का ऐसा कोई बिलीव नहीं है। और आपने अभी बताया कि अमित शाह ने कहा कि उन्होंने उनको 29 तक, मतलब 3 साल का सेल्फ एक्सटेंशन दे दिया है। अपने आप को, जो लोगों को 75 पे रिटायर कर दिया था, अपने आप को 75 से 3 साल आगे ठीक है। इस पर मैं आपसे आगे बात करूंगी सर, इस पर मैं आपसे आगे बात करूंगी। मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। एक बड़ी खबर इस वक्त की जल्दी से, राजस्थान के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और स्कूलों में बम निरोधक दस्ता और इसके साथ ही पुलिस इस वक्त पहुंच चुके हैं। स्कूल प्रबंधन ने जयपुर कमिश्नरेट को इसकी जानकारी भी दे दी है। राजस्थान के ऐसे कई स्कूल हैं जिनको बम से उड़ाने की धमकी मिली है और पिछले कुछ दिनों में ये एक अलग पैटर्न देखने को मिला है। स्कूलों को टारगेट करते हुए स्कूलों को मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। अभी दिल्ली NCR में हमने देखा था जिस तरीके से ये घटनाक्रम सामने आया, उससे पहले भी एक जगह ऐसी स्थिति पनपती हुई नजर आई। अब राजस्थान में भी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसकी जानकारी दे दी गई है। स्कूल प्रबंधन ने जयपुर कमिश्नरेट के अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी है और इसके साथ ही बॉम्ब स्क्वाड और साथ ही जो पुलिस प्रशासन है वो जगह जगह मौजूद है। और प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर बाद जब पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचेंगे वो तस्वीरें भी उसकी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि
तारिक खान, आपने कहा कि जातियों की बात हम करते हैं तो हमको करने दीजिए, फिर ये क्यों करने लगे हैं। लेकिन मैं ये कह रही हूं कि कन्नौज को लेकर जो मैंने सवाल पूछा, आपने कहा कि वहां पर दिक्कत आ रही है, लेकिन फिर भी लोकसभा की जो सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है, ऐसे बहुत सारे समीकरण साधने की कोशिश आपकी तरफ से भी की गई, बीजेपी भी करती है, तो उसमें दिक्कत क्या है? करे ना तो कहे ना, खोल के कहे ना। जातिगत जनगणना पे आपका स्टैंड क्या है? पार्लियामेंट में आपने जवाब दिया कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। जो ये 13 सीटों पे चुनाव हो रहा है, ये सब बीजेपी के खाते में। ये बैकवर्ड बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर बैकवर्ड्स की आबादी ज्यादा है। हम उनके अधिकारों की बात करते हैं तो हम जातिवादी हो जाते हैं। ठीक है, हम इस आरोप को एक्सेप्ट कर। आप भी बताइए ना, हम जातिवादी नहीं है, कोई बात नहीं, सॉल्व राइट। आप बता, आपने पार्लियामेंट में जवाब दे दिया कि हम जातिगत जनगणना नहीं करते। फिर आप जो आपके मौर्या हैं, जो कि यूपी के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना में कोई दिक्कत नहीं। स्टैंड नहीं क्लियर है बीजेपी का। जातिगत जनगणना पे हिंदुस्तान की और उत्तर प्रदेश की 60% आबादी जानना चाहती है कि आपका स्टैंड क्या है। ठीक है, अरविंद जी जल्दी से जवाब दीजिएगा सर। जी मैं दे देता हूं। देखिए, इनको जातियों से भी कोई लेन देन नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि जाति में लोगों को बांटिए मत, जो भी दबा है, पिछड़ा है, उसको आगे ले जाना सरकार का धर्म है। लेकिन समाजवादी पार्टी को जातियों से क्या लेना देना है? विशुद्ध ये पारिवारिक पार्टी है। जब लाभ देना होता है सरकार और संगठन में तो परिवार के अलावा कोई याद नहीं आता है। बताइए क्या शर्मिंदगी है, क्या नंगा नाच है? पति भी लड़ रहा है और पत्नी भी लड़ रहा है, चाचा भी लड़ रहे और चाची भी लड़ रही है। और जातियों की तो बात छोड़िए, बाकी यादव भी इनको ध्यान में नहीं आता है। परिवार के अलावा एक ही परिवार के लोग चुनाव भी लड़ेंगे और सरकार में भी रहेंगे और बात होगी समग्र पिछड़े समाज को आगे ले जाने की। दुनिया ने देखा एक पूर्व मुख्यमंत्री बंगला छोड़ते समय टोटी तक खोल के ले जाए, तो समाज को आगे ले जाने की क्या बात करेगा? और अभी जिसका जिक्र मैंने अभी किया था समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से, वही खबर एक बार फिर से दोहराते हुए जल्दी से आपको बता दूं, कन्नौज में समाजवादी पार्टी ने फर्जी वोटिंग का आरोप लगा दिया है। बीजेपी पर यह फर्जी मतदान कराने का आरोप लगाया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। कन्नौज में जहां से चुनावी मैदान में है अखिलेश यादव, और वहां पर थोड़ी देर पहले अभी वोटिंग रुकी जरूर थी, लेकिन अब फर्जी वोटिंग का आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाया। किसी एक बूथ से ईवीएम खराब होने की खबर आई थी, लेकिन अब समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि वहां पर फर्जी वोट डाले जा रहे हैं। बीजेपी पर यह आरोप लगाया गया है। अखिलेश यादव कन्नौज से चुनावी मैदान में है। सुब्रत पाठक बीजेपी की तरफ से लगातार तीसरी बार उनको बीजेपी से टिकट मिला है। ब्राह्मण वोटर्स पर उनकी मजबूत पकड़ है और पिछली बार डिंपल यादव को उन्होंने हराया था, जिसके बाद 12 साल बाद अखिलेश यादव चुनावी मैदान में। और इसके साथ ही मोहन यादव से खास बातचीत मेरे से होगी, अखिलेश ने की। एक बार वो एक्सक्लूसिव बातचीत आपको सुनवाई। 50 दिन में आपने एक तरह से 180 से ज्यादा सभाएं की। अगर सभाओं के हिसाब से देख, किस तरह का रिस्पॉन्स रहा मध्य प्रदेश? हर जगह से मोदी में माहौल मिला और मुझे इस बात के संतोष है कि प्रचंड बहुमत से भाजपा मध्य प्रदेश में जीत रही है, देश में भी जीत रही है। और हमने देखा कि जब वोट परसेंटेज 2 फेज में कम हुआ और तीसरे फेज में आपने सवेरे 5:30 बजे खुद कार्यकर्ताओं को फोन किया, चौथे चरण में किस तरह की उम्मीद? ये हमारा संगठन का नेटवर्क है, चाहे हम मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता, हर एक को काम देती पार्टी। और मुझे इस बात की प्रसन्नता कि मैंने अपनी पार्टी के लिए एक बूथ पे भी वोट मांगा, बूथ संपर्क भी किया और पर्ची भी बांटी, और आज अपने स्तर पे अपने ढंग से अपना पार्टी का काम करने हम आए। वोटरों से कुछ कहना चाहेंगे सर? हर एक को मतदान करना चाहिए, मतदान ये सबका अधिकार है जिसका जरूर उपयोग करना चाहिए। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कह रहे हैं कि देखिए मतदान सबको करना चाहिए और मतदान सबका अधिकार है। और उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर उन्हें लगातार काम किया और जमीन के जो कार्यकर्ता हैं उनके जरिए वोट प्रतिशत बढ़े, इस तरह की कोशिश वो करते नजर आए। कैमरा पर्सन आशु के साथ अखिलेश सोलंकी, 12/24 उज्जैन। क्योंकि अब अखिलेश अभी बात करते हैं वोटिंग परसेंटेज की, सुनाई दे तो जल्दी से आपको 9 बजे तक का वोटिंग टर्नआउट क्या रहा है अपडेट कर देती हूँ। बड़ी खबर सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। 9 बजे तक 11.67% वोटिंग रही। आंध्र प्रदेश में 9.05% वोटिंग हो चुकी है। बिहार में 10.18% वोटिंग हो चुकी है। इसके साथ ही झारखंड में 11.78% वोटिंग सुबह 9 बजे तक हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 14.97% वोटिंग हुई है। अभी आपने सुना था मोहन यादव को कह रहे थे, क्योंकि अखिलेश ने उनसे सवाल पूछा कि आपने सुबह फोन करना शुरू कर दिया कार्यकर्ताओं को, तो उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो एक अच्छा नंबर अभी 9 बजे तक का है। महाराष्ट्र में 6.25% है। ओडिशा में 9.23% वोटिंग अभी सुबह 9 बजे तक का ये आंकड़ा सामने आ चुका है। इसके साथ ही
तेलंगाना में 9.51% की वोटिंग अभी तक हो चुकी है। आंध्र प्रदेश में 9.05% वोटिंग हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में 15.24% वोटिंग का आंकड़ा अभी तक सामने आ चुका है। आइए वापस चर्चा की तरफ लौटते हैं और अजय सर आप ही के साथ आते हुए, क्योंकि अभी अभी मैंने दो जगहों का जिक्र किया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, वहां का वोटिंग परसेंटेज बताया, लेकिन क्या सबसे ज्यादा फोकस आज होने जा रहा है इस फोर्थ फेज के इलेक्शन में आंध्र प्रदेश और साथ ही तेलंगाना पर नहीं होना चाहिए? तेलंगाना तो जाहिर है कि हॉट मायने में हैदराबाद के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट बनी हुई है, और आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी के पास खोने को कुछ नहीं है लेकिन पाने को बहुत कुछ है अगर अपना मार्जिन बढ़ाती है तो। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आज हम बात करें तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अपने आप में बहुत मायने रखते हैं। लोकसभा की 25 सीटें आंध्र प्रदेश में हैं, 17 तेलंगाना में हैं, और ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि आज के 96 सीटों में से लगभग आधी सीटें दक्षिण के इन दो राज्यों से आ रही हैं। उसके साथ साथ आंध्र प्रदेश का विधानसभा का चुनाव भी है जो कि आंध्र प्रदेश की नियति और भविष्य को तय करता दिखाई देगा। कुल मिलाकर अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी का दाव कहां पर है। आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने टीडीपी के साथ गठबंधन किया है, और टीडीपी दरअसल अपने एनडीए अलायंस में भारतीय जनता पार्टी ने लगभग सबसे ज्यादा सीटें टीडीपी को दी हैं, 17 सीटें दी हैं। ये बताता है कि टीडीपी की प्रमुखता कितनी है। उसके साथ साथ अगर आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के आप परफॉर्मेंस को देखें, जब टीडीपी और बीजेपी का सहयोग एक दूसरे के साथ 2014 में था, तो उसके आधार पर कहा जा सकता है कि 2019 में जो नुकसान हुआ था उसका भरपाई करने की पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश में अपने इस गठबंधन के साथ कर रही है। लेकिन क्या इसका फायदा बड़े पैमाने पर मिलेगा? क्योंकि एक तरफ तो आप जगन रेड्डी के पूरे परफॉर्मेंस को देखिए, उनके लिए एंटी इनकम्बेंसी है जरूर, भ्रष्टाचार का मुद्दा भी है, लोग उनसे नाराज भी हैं, लैंड रिकॉर्ड्स को लेकर वहां पर कई तरह की दिक्कतें निकल कर आई हैं जो कि स्थानीय लेवल पर काफी मायने रखती हैं। लेकिन वहां पर जगन रेड्डी का कितना स्वे चलता है, उनका वोट बैंक एक डेडिकेटेड वोट बैंक है। इसके साथ साथ जब आप तेलंगाना की बात करते हैं तो वहां पर कांग्रेस का एक रिसर्जेंट फेस आपको दिखाई देता है, क्योंकि राज्य में कांग्रेस की सरकार है और मुख्यमंत्री रेड्डी इस बार पूरा दमखम के साथ वहां पर मौजूद हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि कम से कम अपने पिछले बार के परफॉर्मेंस, 4 सीट के परफॉर्मेंस से कहीं बेहतर वो करती दिखाई देगी। तो दक्षिण के इन दो राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल का जो परफॉर्मेंस है वो एक तरह से निर्धारित करेगा कि उत्तर के राज्यों में अगर जो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को प्रस्तावित तौर पर होने की बात लगातार विपक्ष के नेता कहते चले आ रहे हैं, उसकी भरपाई कितनी होगी। तो ये चुनाव जो है ये चौथे दौर का, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए और कांग्रेस दोनों के लिए बहुत ही क्रूशियल है, इस लिहाज से कि इस पूरे दौर का ये एक सरमाया है। दिस इज द टिल्ट। यहां पर जो बाजी मार ले जाएगा वही एक तरह से लोकसभा चुनाव को जीतता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इसके बाद कांग्रेस के पास पाने के लिए ना के बराबर है। उत्तर प्रदेश में रायबरेली और अमेठी सीट के अलावा कुछ और चर्चा पर होती आपको दिखाई नहीं देगी। बिहार में कुछ खास कांग्रेस का अस्तित्व बनता दिखाई नहीं देता। पश्चिम बंगाल में बिल्कुल ही स्थिति वैसी है। अगर आप उड़ीसा की बात करें तो वहां पर भी कांग्रेस के लिए कुछ खास पाने को नहीं है। झारखंड में शायद थोड़ी बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन वहां पर जेएमएम ज्यादा बड़ी पार्टी के तौर पर है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए ये चुनाव, एक ये मत दौर जो है ये अपने आप में आखिरी पावरफुल दौर है। भारतीय जनता पार्टी के लिए पाने के लिए और उनके सहयोगियों के पाने के लिए चौथे से लेकर 7वें दौर में बहुत कुछ है। ठीक है, लेकिन आपने एक सेट वोट बैंक की बात की, तो सेट वोट बैंक तो फिर हैदराबाद की सीट पर भी है। सेट वोट बैंक जो हमेशा 1984 से वहां पर रहा है, उसी सेट वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश माधवी लता के चेहरे के साथ बीजेपी ने हैदराबाद में की है। यहां पर स्ट्रैटेजी आपको क्या समझ में आती है? क्योंकि गढ़ तो है असदुद्दीन ओवैसी का ही, और आपने वो 15-15 वाली लड़ाई तो अभी दिलचस्प वैसे ही बनी हुई है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि इस बार असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनके परिवार को जो चुनौती भारतीय जनता पार्टी से मिल रही है वो अप्रत्याशित है, क्योंकि अभी तक बीते 40 साल का इतिहास यही बताता है कि ओवैसी परिवार एक तरह से अपना एकाधिकार हैदराबाद पर मानता रहा है और सिकंदराबाद इलाके पर भी उनका काफी प्रभाव रहा है। लेकिन अब इसको जरा हम तोड़ कर देखते हैं। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ अपने एक अच्छे उम्मीदवार को उतारा है? माधवी लता के बारे में क्या चुनाव से पहले बहुत ज्यादा चर्चाएं थी, इसलिए हमें जाना पड़ेगा 2014 और उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से तेलंगाना के और खास करके हैदराबाद की सीट पर लगातार अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत किया है, ग्राउंड लेवल पर काफी काम किया है। और अभी जो कॉर्पोरेट लेवल के इलेक्शंस थे, जो कॉर्पोरेशंस के इलेक्शंस थे, स्थानीय निकाय के इलेक्शंस, उन इलेक्शंस में भी भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस पहले के मुकाबले काफी बेहतर रहा है। और फिर माधवी लता एक ऐसी उम्मीदवार के तौर पर सामने आई है जो ईंट का जवाब पत्थर से दे रही है।
कम्युनल पॉलिटिक्स को जिस तरीके से वहां पर आगे बढ़ाने की कोशिश कर अपने 60% के मुसलमान वोट बैंक पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हक जताने की कोशिश की है। रिवर्स पोलराइजेशन में माधवी लता का कुछ एक जेस्चर अपने आप में बहुत मायने रखता है, और इसे में ये 15 सेकंड बनाम 15 मिनट भी है। तो आप अगर इसको पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो ये बात निकल कर आती है। और यहां पर एक कांग्रेस की स्ट्रेटेजिक मिस्टेक क्या रही, कांग्रेस ने सबसे पहले तय किया कि इस बार के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस कोई भी उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ नहीं खड़ा करेगी। जब लगातार ये आरोप लगने लगे कि अभी तक तो आप कहते थे कि MIM बीजेपी की बी टीम है, वो आपके या फिर विपक्ष के वोट शेयर को काटती है, तो फिर अगर आप अपना उम्मीदवार वहां सामने नहीं रखते हैं तो आप किसके बी टीम के ऊपर आरोप लगाएंगे? इसके जवाब में एक बहुत ही कमजोर उम्मीदवार को कांग्रेस ने आज हैदराबाद से उतारा है, और वो मकसद सिर्फ एक है कि ओवैसी साहब का वोट बैंक डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये खेल तेलंगाना में अच्छे तरीके से प्रदर्शित हो रहा है, और कुछ और मामले भी हैं जो तेलंगाना में बहुत हावी हैं, जैसे कि जो प्रॉमिसेस किए गए थे राज्य सरकार के द्वारा सरकार बनने के बाद, 6 प्रॉमिसेस, उनमें से एक भी अभी तक पूरी तरीके से अमली जामा नहीं पहन पाए हैं। डिसएंचेंटमेंट ऑलरेडी वहां पर दिखाई देने लगा है कांग्रेस की सत्ता को लेकर, और उसके साथ साथ जो एक व्यवहार, जो RR टैक्स की बात भारतीय जनता पार्टी ने लगातार वहां पर की है, ये भी बहुत मायने रख रहा है, और करप्शन का मुद्दा भी अब हावी होता दिखाई दे रहा है उस सरकार पर जिसने अभी साल भर भी पूरा नहीं किया। ठीक है, इसको लेकर ज़ेबा खान आपसे मैं जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले राहुल लाल आपके पास आते हैं, क्योंकि हम तेलंगाना आंध्र प्रदेश की लगातार बात ही कर रहे हैं और ओवैसी साहब की भी बात हुई। तो एक तो आंध्र प्रदेश पर आपका टेक मैं समझना चाहूंगी, स्थिति कैसी देख रहे हैं पार्टीज के लिए वहां पर, और दूसरा एक परसेप्शन, एक नैरेटिव की बात की जाती है, तो अचानक से जिस दिन वोटिंग होनी होती है उससे पहले असद साहब कह देते हैं कि एक दिन मैं इस देश में हिजाब पहनने वाली मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री होगी, और ये मैं देखने के लिए शायद जिंदा ना रहूं लेकिन ऐसा होगा भी। एक अलग तरीके का परसेप्शन, एक तरह का नैरेटिव सेट करते हुए, क्योंकि जो उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं है कि हम कह रहे हैं कि होगा नहीं, तो असद साहब स्पेसिफिकली ये कहते हुए क्या नैरेटिव सेट करना चाहते हैं? देखिए, वो तो उनकी पूरी राजनीति एक तरह से कहीं न कहीं वो मुस्लिमों को गोलबंद करने के लिए और उनके ध्रुवीकरण के साथ उनकी राजनीति टिकी हुई है, उससे वो थोड़ा भी दायरा अपना बाहर निकालने के लिए तैयार नहीं है। तो ये लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं मानता हूँ कि देखिए, वो हैदराबाद सीट पे भले ही दावेदारी वो कर लें, लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है तेलंगाना में वो केवल हैदराबाद तक ही सीमित है, बाकी अन्य जगहों पे भी है, लेकिन अन्य जगहों पे वो 60% तो है ही ना। मैं ये कह रहा हूँ कि वो कहाँ, तो वो बिहार में भी चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी अन्य जगहों पे भी चुनाव लड़ते रहते हैं, दमखम के साथ देश भर में चुनाव लड़ते हैं। 2 सेकंड बस लूंगी, जरा मुझे दीजिएगा राहुल लाल जी। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से खबर यह है कि TMC और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है। ये खबर TMC और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प की पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से। तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं जहां पर ये झड़प होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ TMC के कार्यकर्ता, जहां पर पश्चिम बंगाल में 9 बजे तक 15.24% वोटिंग हुई है। तो कहीं पर EVM खराब होने की खबर है, कहीं पर TMC बीजेपी पर आरोप लगा रही है, अभी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। ये पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, समझाइश देने की कोशिश की जा रही है। वहां पर दोनों ही जो पक्ष है उनको अलग किया जा रहा है, लेकिन TMC और बीजेपी कार्यकर्ता आपसी विवाद में उलझे हुए पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में नजर आ रहे हैं। राहुल लाल जी बात पूरी करेंगे। मैं कह रहा था कि वो देश भर में तो मुस्लिमों के लिए लड़ने की बात करते हैं, लेकिन तेलंगाना के भीतर ही उनकी वो लड़ाई काफ़ी कमज़ोर है। वो अपने बस सीट बचाने के चक्कर में रहते हैं, नहीं तो अन्य क्षेत्रों में हम लोगों ने देखा है, चाहे विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, वहाँ पे उनकी दावेदारी काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। तो उनके राजनीति पे तो कई तरह के सवाल उठेंगे। मैं मानता हूँ कि तेलंगाना की राजनीति को हम लोग केवल हैदराबाद तक सीमित कर दें, यह काफ़ी एक जरूर इसको हाई प्रोफाइल सीट बनाया गया है। हम लोग सामने में भी तस्वीरों में भी देख रहे हैं लगातार माधवी लता जी ने एक एक्शन पूर्ण ढंग से जो है कि चुनाव प्रचार किया। वहाँ पे उनके तरह तरह के कई तरह के वो एक्शन कर रही थी, इशारे कर रही थी, उसने चुनाव प्रचार को रोचक जरूर बनाया है। लेकिन क्या वहाँ के पूरे माहौल को बदला है उन्होंने, ये तो हम लोग को देखिए 4 जून को पता चलेगा। लेकिन अभी भी मैं कहूँगा भारतीय जनता पार्टी जो 4 लोकसभा सीटों पे उन्होंने पिछले बार जीत प्राप्त की थी, क्या इस बार वो प्राप्त कर सकेगी? क्योंकि वहां पे रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में एक अलग से स्थिति बनी हुई है। कर्नाटक के जीत के बाद तेलंगाना की स्थितियां बिल्कुल एक अलग से बदल गई है। तो इसलिए एक तो ये आंध्र